जय हिंद। आप लोगों को मैंने इसके पहले रजिया सुल्तान को पढ़ाया था। मेरा रजिया सुल्तान का जो लेक्चर खत्म करा था उसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, क्या आप लोगों को क्या लगता है कि रजिया सुल्तान के पतन का क्या कारण है, उसके शासन खत्म होने का क्या कारण है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है रजिया सुल्तान के शासन को खत्म होने का। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी देता हूं। रजिया सुल्तान के पतन के कारण, रजिया के पतन के कारण, फिर अपन शुरू करेंगे मुइजुद्दीन बेहराम शाह। देखो, पहला ऑप्शन तो यह है कि याकूब, जिसका उसके साथ में संबंध की अफवाह थी। दूसरा, स्त्री होना। तीसरा, प्रशासनिक असफल होना, मतलब अयोग्य होना। या चौथा मैं बता रहा हूं और आप लोग बता सकते हो कि कोई अन्य कारण था। बताओ इनमें से क्या कारण था। आप लोगों के सामने कारण आएंगे। मिनाजुद्दीन सिराज ने ये बोला है। आपको क्या लगता है, एज ए एस्पिरेंट अगर आप लोग यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या बताओगे, इसका क्या कारण था पतन का। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, मैं एज ए इंटरव्यूअर हूं और आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या कारण रहा होगा रजिया सुल्तान के पतन का, क्या लगता है? स्त्री होना। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या पतन का कारण हो सकता है। एक मुख्य कारण पूछ रहा हूं, सारे नहीं। स्त्री होना मुख्य कारण है, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि स्त्री शासन नहीं कर सकती। मैं सामने वालों से नहीं पूछ रहा हूं, मैंने तो आपसे पूछा है कि आपको पतन का कारण क्या लगता है। आपने तो समग्र देखा है ना इतिहास को। आप लोग क्यों बोल रहे हो कि स्त्री होना है पतन का कारण। यही आप गलत करके आओगे। इंटरव्यूअर आपसे फिर यही प्रश्न पूछेगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि कोई स्त्री शासन नहीं कर सकती है। तो फिर आप लोगों ने क्यों बोला कि पतन का कारण स्त्री होना है। ये तो उनकी सोच है, आपकी थोड़ी है। मैं तो आपकी सोच जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि पतन का कारण क्या है। अयोग्य होना, अयोग्य थी, नहीं थी। स्त्री भी नहीं। क्या याकूब कारण है? क्या किसी का किसी के साथ में संबंध होने से क्या उसको राज्य से हटा देना चाहिए? ऐसे तो जो शासक थे, पुरुष शासक, उनकी तो बहुत सारी महिलाएं थी, फिर तो कोई टिक ही नहीं पाता। तो क्या ये भी कारण है? तो अन्य एक कारण है, वो आप लोगों को लगाना है, वो है तुर्की अमीरों की लालसा। तुर्की अमीर नहीं चाहते थे कि एक योग्य शासिका बैठे। तुर्की अमीर नहीं चाहते थे, उनको चाहिए था कि कठपुतली बैठ जाए। इसलिए तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा, तुर्की अमीरों की लालसा क्या है, मेन कारण है। तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा। इतना समझ में आया? ये तुम गलत करके आ जाते पढ़ने के बाद में भी, तो इस चीज का ध्यान रखा करो कि वो अपने से पूछ रहा है, उन लोगों से नहीं पूछ रहा। उन लोगों की तो सोच ऐसी थी। राइट? समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन आएगा और बहुत से लोग गलत करके आएंगे क्योंकि उनकी भी सोच, वो अपनी सोच को किससे रिलेट करके देखेंगे, उस जमाने के लोगों से। पर ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप लोगों ने तो समग्र देखा है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पद बना रहा है नायब मामलिकात। कौन सा नया पद बनाया? नया पद बना रहा है, उसका नाम है नायब ए मामलिकात। इसका मतलब क्या होगा? जितने भी मामले हैं उसका हेड है ये पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे ऊंचा पद है। ध्यान रखना, सेनापति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबसे ऊंचा पद है। पूरी दिल्ली सल्तनत का सर्वोत्तम पद है ये, ध्यान रखना। नायब मामलिकात। और इसको शासक किसने बनाया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको शासक बनाने वालों में कौन था? इख्तियारुद्दीन एतगिन।
तो नायब मामलिकात कौन बनेगा मुइजुद्दीन बेहराम शाह का? इख्तियारुद्दीन एतगिन। पर ये थोड़ा अजीब आदमी है मुइजुद्दीन बेहराम शाह। ये क्या कर रहा है कि नायब मामलिकात तो बना रहा है क्योंकि उस सामने वाले ने इसको शासक बनाया है। और एक वो रहता है ना साइकोपैथ, साइको किलर, जो बिना काम से हत्या करवाता है, ये वैसा ही है। इसने बोला कि मैंने तेरे को नायब मामलिकात बना दिया तो सारी सत्ता तो तेरे पास में आ गई, मैं तो नाम का राजा हूं। इसको जमा नहीं मुइजुद्दीन बेहराम शाह को, इसने इख्तियारुद्दीन एतगिन की हत्या करवा दी, मरवा दिया। फिर इसने एक और अमीर हाजिब बनाया बदरुद्दीन को, ये सॉरी नायब मामलिकात किसको बनाया? बदरुद्दीन को। फिर क्या करेगा बदरुद्दीन के साथ में? फिर नायब मामलिकात जिसको बना रहा है उसकी हत्या करवा रहा है। फिर बदरुद्दीन को बनाया, बदरुद्दीन को भी निपटा दिया। ये बना ही इसलिए रहा है कि जैसे जो ताकतवर है, जैसे तुम में से कोई मेरे खिलाफ विद्रोह करे कि सर मेरे को तो यहाँ क्लास का मॉनिटर बनना है, मैंने बना दिया। नहीं किसी की इच्छा है क्या? तेरे को बोल नहीं पाऊंगा है ना? फिर क्या करूं मैं उसको फिर वो मिले नहीं फिर अगले दिन फिर अगले तुम में से बोले कि नहीं वो तो चला गया, हमारी बारी है, फिर अगले को बनाऊं। फिर वो तीसरे दिन नजर नहीं आए। फिर तीसरे दिन तुम में से कोई बोलेगा क्या मॉनिटर बनना है, मेरा कभी विरोध कर पाओगे क्या? यही बता रहा है कि यार मेरे साथ में मत करा करो। फिर एक व्यक्ति है मुहाजुद्दीन, वो इसका सेनापति भी है। ये क्या करेगा कि इसके समय एक विद्रोह होगा, मंगोलों का विद्रोह है ना। किसके सामने? मुइजुद्दीन बेहराम शाह के समय एक मंगोलों का विद्रोह होगा। ये सेनापति है इसका, सेनापति मुइजुद्दीन बेहराम शाह मुहाजुद्दीन को बोलेगा कि एक काम कर, जा मंगोलों के विद्रोह को दबा क्या। ये मन मन में सोचेगा कि मैं क्या बेवकूफ हूं क्या, ये इनडायरेक्टली मेरे को मरवाना चाहता है। मंगोल ऐसे लोग हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो चलते सोते भी घोड़ों पे हैं और वो लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। उनको लंबी दूरियों में रुकना ना पड़े इसके लिए वो क्या करते हैं कि घोड़े की नस में नली लगा देते हैं और उसका खून चूसते जाते हैं चलते चलते, ताकि ना पानी की कमी हो ना ही आयरन की कमी हो, मतलब खाने की कमी हो। दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ते हैं, वो लगाम मुंह में रखते हैं, वो कि मुंह से खींच देंगे लगाम। सोच सकते हो इसके दिमाग में आया कि मैं क्या बेवकूफ हूं क्या, इनसे लड़ने के लिए जाऊंगा। ये क्या करेगा, जो सेना इकट्ठी करेगा वो मंगोलों के खिलाफ तो लेके जाएगा और किसके खिलाफ कर देगा? मुइजुद्दीन बेहराम शाह के साथ में, और मुइजुद्दीन बेहराम शाह की हत्या कर देगा। मुइजुद्दीन की हत्या। जाना कहा था मंगोलों से लड़ने के लिए, और वही सेना का लेके चला गया इससे मुइजुद्दीन बेहराम शाह के खिलाफ। इसका जो कार्यकाल है वो रजा का कब खत्म हुआ था? 1240। इसका 2 साल रहा 42 तक, 42। ठीक है, अगला शासक देखें बेटा, अगला शासक देखते हैं ना। ये शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउद्दीन मंसूर शाह। मंसूर शाह, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अलाउद्दीन मंसूर शाह में 42 से 46 तक शासन करा, 1242 से 46 तक शासन कर रहा है। सिर्फ इसमें इतनी छोटी सी बात है कि ये क्या कर रहा है अलाउद्दीन मंसूर शाह, ये बलबन को नायब मामलिकात बना रहा है। बलबन को पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट शासक बलबन है, हमको इसको पढ़ना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलबन को नायब मामलिकात किसने बनाया था? तो मुइजुद्दीन बेहराम शाह ने, अलाउद्दीन मंसूर शाह ने बनाया था। बलबन को क्या बना रहा है? नायब मामलिकात, नायब ए मामलिकात। यहां तक समझ में आया? इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बलबन क्या करेगा? बलबन अभी तक क्या कर रहे थे? राजा नायब मामलिकात की हत्या करवा रहा था। बलबन बहुत चालाक और समझदार है, बलबन इसकी हत्या करवा देगा। इसकी हत्या करवाई। और एक शासक है नसरुद्दीन महमूद शाह,
उसको शासक बनाएगा। अब अपने को अगला जो शासक पढ़ना है नसरुद्दीन महमूद शाह। नाम क्या है? नसरुद्दीन महमूद शाह। इसका जो कार्यकाल है 1200, ये कब खत्म हुआ था? 46 से 65। यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। इसका कार्यकाल भी आप लोग देख रहे हो कितना लंबा है, तो इसको हमको पढ़ना है। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह की। यहां तक समझ में आएगा? कोई डाउट है क्या? कुछ भी नहीं यार, एक छोटा दो शासक आए हैं, एक ने नायब मामलिकात का पद बनाया, दूसरे ने बलबन को नायब मामलिकात बनाया और बलबन ने उसकी हत्या कर दी। शासक का नाम है नसरुद्दीन महमूद शाह। ये शाह है ना, शाह नसरुद्दीन महमूद शाह। इसका कार्यकाल कहां से कहां तक है? तो 1246 से 65 तक, 65 तक। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ये कुछ काम कर रहा है, उस काम को देखना, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसके बाद में कौन बन जाएगा? बलबन बनेगा। तो इल्तुतमिश का जो वंश है, उस वंश का आखिरी शासक है। इल्तुतमिश किस वंश का है? तो इल्तुतमिश शमसी वंश का है। तो ये शमसी वंश का आखिरी शासक हुआ, ये भी है ना। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा कि इल्तुतमिश के शमसी वंश का आखिरी शासक, आखिरी शासक है। ये क्वेश्चन आया है कि इल्तुतमिश के शमसी वंश का कौन आखिरी शासक है। असल में क्या हुआ कि इल्तुतमिश का एक बेटा था नसरुद्दीन महमूद शाह, उसका बेटा है ये, और बेटे का नाम अपने पिता के नाम पे रख रखा है। समझ में आया? इल्तुतमिश का बेटा है, मतलब इल्तुतमिश का कौन हुआ? ये पोता हुआ है ना। इल्तुतमिश का बेटा जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद शाह था, उसी के बेटे का नाम क्या है? नसरुद्दीन महमूद शाह। अपने पिताजी के नाम पे रखा गया, इसका नाम है। और क्या क्या कर रहा है ये? तो इसकी उपाधि है, इसकी उपाधि देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उपाधि। इसकी उपाधि है दरवेश। दरवेश का मतलब होता है बहुत धर्मार्थी, धर्म को मानने वाला, है ना। क्या ये उपाधि इसकी? दरवेश, मतलब बहुत ज्यादा धर्म को मानता है। इसके बारे में मिनहाजुद्दीन सिराज, ये प्रश्न कई बार आया है कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी किस पे लिखी है? तो आप लोग बताएंगे किस पे लिखी है? नसरुद्दीन महमूद। जब मैंने इल्तुतमिश पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश की तारीफ करेगा मिनहाजुद्दीन सिराज, बहुत योग्य शासक है, बहुत महान शासक है। यूजीसी नेट ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है, तभी तो लोग 50% भी क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते हैं, पास ही नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 पॉइंट बनाएगा। पहला पॉइंट वो बना के देगा आपको ए में, वक्तव्य ए में देगा कि जो मिनहाजुद्दीन सिराज है उसने तारीफ करी है किसकी? इल्तुतमिश की, कि इल्तुतमिश बहुत योग्य, बहुत महान शासक है। दूसरे में वो देगा कि क्या जो मिनहाजुद्दीन सिराज है उसने दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक इल्तुतमिश को बताया है, सबसे योग्य। एक तरफ वो बोल रहा है महान शासक है कौन? इल्तुतमिश, पर क्या सबसे योग्य भी है? इसका आंसर है नहीं। अगर सबसे योग्य होता तो जो मिनहाजुद्दीन सिराज है वो अपनी बुक का नाम नसरुद्दीन महमूद शाह के नाम पे क्यों रखता? इसलिए सबसे योग्य शासक तो उसने नसरुद्दीन महमूद शाह को बताया है। जिसको ये वाली बात पता होगी कि जो इसकी तबकाते नासिरी बुक है वो नसरुद्दीन महमूद शाह के ऊपर है, वो इस आंसर को कर पाएगा, नहीं तो बस ऐसे घूम के रह जाएगा। जैसे आप लोग मेरी बातों में थोड़ी थोड़ी भटक गए, है ना। थोड़ी बहुत सारी बातें ऊपर से गई होगी। ये तभी ऊपर से गई होगी जब आप लोगों ने इल्तुतमिश को नहीं पढ़ा होगा। इल्तुतमिश को जब पढ़ा होगा तो मैंने बताया था, तब भी मैंने बताया था कि ये इल्तुतमिश की तारीफ करेगा मिनहाजुद्दीन सिराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधि क्या है? दरवेश है। दरवेश उपाधि क्यों दी है इसको? क्योंकि बहुत सीधा है।
वो धर्मार्थी आदमी है। ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है कि ये कुरान लिख के पैसे कमाता है। राजा होते हुए भी, राजा है तो ये ऐसा ही नहीं कि यार ऐश कर रहा है, नाच गाने देख रहा है। कुरान लिखकर घर चलाता, खजाने से घर नहीं चलाता था, कुरान लिख के घर चलाता। फिर खुद को क्या बोलता, ट्रस्टी बोलता कि मैं दिल्ली के खजाने का ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी जो खजाना खर्च करता है पर खुद पे खर्च नहीं करता है, मंदिर में देते हैं ट्रस्टी, वैसे खुद को क्या बता रहा है कि मैं दिल्ली के खजाने का, दिल्ली के खजाने का ट्रस्टी हूं, का ट्रस्टी हूं। जब कोई अमीर नाराज हो जाता है तो ये खुद अमीरों को मनाने के लिए जाता है, यार तुम बुरा मत मानो यार, ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं राजा हूं फिर भी सॉरी बोल रहा हूं। तो क्या कर रहा है ये, अमीरों को मनाने जाता है, को मनाता, प्लस ये अमीरों के साथ में खाना भी खाता है। कौन, राजा अपने अमीरों के साथ में खाना खाएगा। राजा तो राजा होता है, राजा यहां बैठा हुआ है तो अमीरों को तो खड़ा रखेगा। खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब आप लोगों को बलबन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि असली राजा का मतलब क्या होता है। बलबन ने सीधे नियम लागू कर रहा था, यही नियम औरंगजेब भी करेगा, कि औरंगजेब के समय भी किसी को खड़े होने का अधिकार नहीं था। जो बुजुर्ग राजा थे उनके लिए एक लटकाने के लिए ऐसी जंजीर होती थी और ऐसे लटके रहते, ऐसे पकड़ के खड़े रहते, सिर्फ राजा बैठता था। नियम लागू करेगा कि एक विशेष ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी सब, जितने मंत्री हैं उन सबको। अपन देखेंगे आगे, बलबन अपने आसपास अबिसिनियाई दासों को रखेगा 6-6 फुट के, 7-7 फुट के। वो अपने पूरे, वो उन्होंने भी ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे, उनका शरीर नजर आ रहा है, और फिर उनने तलवार पकड़ रखी और वो लगातार चिल्ला रहे जिल्लाह जिल्लाह। तो सामने वाला वैसे ही देख कर जाएगा कि चाहते क्या है समझ रहे हो। वैसे इसके जैसों की तो कोई वो रखते नहीं है वैल्यू, क्योंकि ये तो मनाने के लिए जा रहा है। मैं तुमको मनाने के लिए जाया करो तो तुम लोगों को भी लगेगा अगले दिन तो गले में हाथ डाल लोगे कि सर कैसे हो है ना, इनके साथ में खाना खा रहा है प्लस। और क्या, तो इसीलिए जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है बहुत धर्मार्थी आदमी है। खुद को क्या बोला है, अमीरों के साथ खाना खा रहा है प्लस ट्रस्टी बोला है कि दिल्ली के खजाने का ट्रस्टी हूं। मिन्हाजुद्दीन सिराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिन्हाजुद्दीन सिराज, मिन्हाजुद्दीन सिराज, सिराज ने क्या बोला है इसको, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक बताया है। या दिल्ली सल्तनत तो इसके सामने रही नहीं पूरी, आप ऐसे लिख सकते पूरे गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक, क्योंकि इसके बाद में शायद इसने लिखी होगी बुक, हाँ मतलब लिख सकते हो ना, क्योंकि इसके सामने तो दिल्ली सल्तनत इतनी थी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश है ना, जो भी आ जाए, वंश का सबसे योग्य शासक, योग्य शासक। इसके लिए इतना योग्य है कि ये बुक भी लिख रहा है इसी के लिए, और उस बुक का नाम क्या है, तबकात कात ए नासिरी। ये जो नासिरी शब्द है नसरुद्दीन से लिया है ना, तबकात ए नासिरी बुक का ऐसे लिया है, नसरुद्दीन से लिया है। इतनी बातें बेटा आप लोगों को समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। ये सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। लगता है सुनने में सही कि नसरुद्दीन महमूद शाह कोई दम वाली बात नहीं है, पर इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं है ना। और क्या क्या कर रहा है ये तो अपन देखते हैं। ट्रस्टी है और ना, इसने जो बलबन है, बलबन को क्या नायब मामलिकात बनाया, ए मामलिकात। प्लस जो बलबन है उसने अपनी बेटी हुजैरा की शादी भी राजा से करवा दी। तो समझ रहे हो ना कि रिश्ते हो तो बहुत गहरे हो, ताकि राजा कुछ बोल पाएगा क्या उसको, जैसे राजा जी को बोलेगा ससुर हूं तेरा, हाँ कैसे बात कर रहा है अपने ससुर से, राइट। तो क्या कर रहा है, बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह,
यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उसको देख लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, है ना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहली बार दिल्ली सल्तनत में, मतलब गुलाम वंश में पहली बार अफगानों की सेना में नियुक्ति कर रहे हैं। अदरवाइज तुर्क अफगानों से बहुत नफरत करते हैं, इस चीज को जानो। तो ये क्या हो रहा है? पहली बार क्या हो रहा है? अफगानों की सेना में नियुक्ति। ये कई बार क्वेश्चन आया है, सेना में नियुक्ति। क्या कर रहा है? सेना में पहली बार नियुक्ति कर रहा है अफगानों की। और एक मंगोल शासक है हलाकू खान, 1260 में अब मंगोल शासक जो हलाकू खान है, उसने अपना दूध भेजा है किसके दरबार में? नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में। और नसरुद्दीन महमूद शाह जो स्वागत करेगा उसका हलाकू खान के दूध का, कि यार मतलब दिल्ली सजा दी थी इन्होंने, इसलिए कि जैसे मोदी जी ने गुजरात सजा दिया था किसके स्वागत में? ट्रंप के स्वागत में। तो बस ट्रंप ही समझो उसको उस समय का। तो नाम क्या है? हलाकू खान। ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब मंगोलों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, कि एक मंगोल शासक हुआ, वो आगे जाके क्या करेगा कि जो मुसलमानों में सबसे बड़ा हेड होता है, जिसको खलीफा बोलते हैं, खलीफा की हत्या करवा देगा वो। मतलब सोचने की बात है, खलीफा की हत्या, पूरे इस्लामिक जगत का जो सबसे बड़ा हेड है उसकी हत्या करवाने का दम रखते थे कौन? मंगोल। इनका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मंगोलों का। मंगोलों से डर के लोग भगा करते थे कि यार मंगोल आएंगे तो पूरे शहर नष्ट कर देंगे, कुत्ते को भी मार देंगे, कि ये कुत्ता भी तुम्हारा वफादार है, क्योंकि ये तुम्हारा वफादार है इसलिए हमारा दुश्मन हुआ। वो फिर मारेंगे और ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, गर्दनें काटेंगे और उसकी मीनार बनाएंगे। ऐसे देखा है पिरामिड वो फिर बना के खुश होंगे कि देखो देखो। एक बार जो चंगेज खान है उनसे पूछा कि पुरुषार्थ काय में है सबसे। मेरे को कभी भरोसा नहीं था कि यार वो ऐसा शब्द बोलेगा कि यार पुरुषार्थ सबसे ज्यादा काय में है, पुरुष का पहला धर्म क्या है। वो चंगेज खान जिसने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया, उससे जब पूछा गया कि पुरुष का पहला धर्म क्या था, आप लोग क्या लगा? क्या वो आपने बताया था पहले कि मतलब इसका काम है कि मतलब बच्चे पैदा करना। हाँ, क्या मेरे को पर्सनली लगा था कि वो बोलेगा कि साम्राज्य फैलाना पुरुषों का धर्म है, युद्ध करना पुरुषों का धर्म है, पर उसने बोला कि नहीं, पुरुषों को चाहिए कि उसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना महान पुरुष कहलाएगा। इस बात में जो चंगेज खान है वो सिद्ध भी है। लगभग अभी पूरी दुनिया की जनसंख्या में 1,40,00,000 के करीब उसके वंशज हैं। था तो सही है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहली बार अफगानों की नियुक्ति कर रहा है, हलाकू खान आया। हलाकू खान का दिल्ली में बड़ा खतरनाक स्वागत हो रहा है। दिल्ली में स्वागत करवाया इसका ढोल गाजे बाजे के साथ में। हलाकू खान इतना खुश हुआ कि हलाकू खान के गया। हलाकू खान ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं इस धरती पे किसी की औकात नहीं होगी कि तेरे शासन में कोई आके हमला कर दे। और ऐसा हुआ भी सही। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासन में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आक्रमण कर पाया। बलबन के समय आक्रमण होंगे, पर हलाकू खान के समय कोई आक्रमण नहीं। दिल्ली पर कोई आक्रमण नहीं। हाँ बेटा, दिल्ली पर कोई आक्रमण नहीं। यहां तक समझ में आया? सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति आएगा, इमादुद्दीन रेहान। इसको लिख लीजिए, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आया है। आप लोगों को अब जो मैं बताऊंगा ना, मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि मैं सिर्फ इतिहास नहीं समझाता, मैं आपको जीवन जीना समझाता हूं। और मैं ये बताता हूं कि दुनिया कैसी है, आपको किस नजर से देखनी चाहिए। एक व्यक्ति है, वो समझने की कोशिश करना। इमादुद्दीन रेहान,
इसकी सिर्फ इतनी सी गलती है, बहुत योग्य, बहुत कर्मठ, कई घंटों तक काम करने वाला, बहुत प्रखर बुद्धि का आदमी है इमादुद्दीन रेहान। मतलब शायद अगर ये दिल्ली सल्तनत में शासक बन जाता तो सबसे महान शासकों में इसकी गिनती होती। पर इसकी सिर्फ एक ही कमी है कि इसकी मां हिंदू थी। ये हिंदू मां से जन्मा मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है। कौन है? भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान। कौन है? भारतीय मुसलमान है। ये हिंदू मां से जन्मा है, मां से जन्मा। इसकी मां कौन थी? हिंदू थी। बेटा इसको इस चीज की इतनी बुरी कीमत चुकानी पड़ी। ये क्या करेगा कि नसरुद्दीन महमूद शाह जो धर्मार्थी व्यक्ति है, वो सोचेगा कि क्यों ना मैं योग्यता को आश्रय दूं, जहां योग्य है उसको आश्रय दूं। तो जो इमादुद्दीन रेहान है उसको आश्रय देंगे, उसको बड़े बड़े पदों पे बिठाएंगे, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करके दे रहा है। पर जो कट्टरपंथी मुसलमान है, जो तुर्क मुसलमान है, जो बलबन है और उसके साथी हैं, वो इससे इतना ज्यादा चिढ़ेंगे कि इसका अपमान करने के लिए इसको उपाधियां मिलेगी। इसको क्या क्या उपाधियां देंगे इमादुद्दीन रेहान को? तो इमादुद्दीन रेहान को बोलेंगे धर्मच्युत है। क्या है ये? धर्मच्युत का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता। मतलब वो मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। समझने की कोशिश कर, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने जाता है, इस्लाम को शब्दशः मानता है, पर तब भी उससे इतनी नफरत, क्योंकि वो भारतीय मुसलमान है। अपने यहाँ के मुसलमान जो भारत के हैं, अगर वो इतनी सी चीज समझ जाएं कि इतिहास गवाह है कि उनके साथ में हमेशा भेदभाव हुआ है, जिनको आज अपना मानते हैं ना, फिलिस्तीनी लोगों को, अफगानों को, है ना, तुर्की लोगों को, मतलब मैंने देखा है कई लोगों में ऐसी भावना है, सब में नहीं पर बहुत एक संख्या है जिनको ऐसा लगता है कि अरब के लोग उनके बहुत अपने हैं। पर यकीन मानिए, इतिहास अगर आपने पढ़ लिया मध्यकाल का, तो आपको पता चल जाएगा कि बलबन तो ये बोलेगा, जब बलबन के सामने एक भारतीय मुसलमान आएगा तो वो तलवार, वो बोलेगा बलबन कि मेरी आंखें जलने लगी इसको देख के, और मेरा हाथ तलवार पे चला गया कि मैं इसकी गर्दन काट दूं। इस नीच को मेरे सामने क्यों लेके आ गए? समझने की कोशिश। अपने भारतीय मुस्लिमों की दिक्कत यही है कि उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा नहीं। वो अगर पढ़ते तो उनको पता चलती कि जितनी श्रद्धा भारतीय हिंदुओं ने उनके प्रति दिखाई है, प्रेम दिखाया, उतना विदेशी मुसलमानों ने कभी नहीं दिखाया। इस आदमी की कोई गलती नहीं है, पर इसके साथ में क्या हो रहा है बेटा? इसको बोल रहे हैं कि तू धर्मचित्त है। क्या बोला है? इसकी उपाधि दी इसको, धर्मचित्त। इसको क्या बोला? धर्मचित्त में विधर्मी है तू हमारे धर्म का है ही नहीं। अपने यहाँ भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो ज्यादातर मुस्लिम हैं वो किसी ना किसी कारण से कन्वर्ट हुए हैं। पहले हिंदू थे, फिर वो मुस्लिम बने, इसलिए उनको भारतीय मुस्लिम कहा जाता है। उनकी परंपरा विदेशियों से नहीं है, ये वो भी जानते हैं। पर उनकी जो प्रेम है अगर किसी विदेश के प्रति है, तो उनको सीख लेना चाहिए कि उनके साथ पहले मध्यकाल में क्या क्या हुआ है। वो जिस मुकालते में जीते हैं कि अरब के लोग, तुर्क लोग, अफगान लोग, और जो सीरिया में जो लोग मर रहे हैं, या फिर जो फिलिस्तीन में मर रहे हैं, उनको आपसे कोई लेना देना था ही नहीं। आप तो उनके लिए शुरू से नीच रहे हो। समझ रहे हो? एक इसकी उपाधि है धर्मच्युत, दूसरा इसे अपहरणकर्ता बोला है, शांति का अपहरणकर्ता, शांति का अपहरणकर्ता। क्या होगा इसके प्रभाव में? ये इतना ज्यादा योग्य था कि इसकी योग्यता को देखते हुए नसरुद्दीन महमूद शाह बलबन को बाहर निकाल देगा। बलबन बाहर चला जाएगा, पर बाहर जाकर तुर्की अमीरों के साथ में योजना बनाएगा कि ये निचली जात का, नीच मतलब जो निचली जात का, मुस्लिमों के लिए भारतीय मुसलमान निचली जात के हैं, आज भी हैं। पीछे अरब से बात करोगे तो वो बोलेगा कि यार तुम हिंदू हो, मुसलमान तो हो ही नहीं हमारे नजर में। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी पूरी परंपरा है हिंदुओं की। मंदिर में नहीं जा पाते हो तो मजार में जाते हो, है ना, राइट? आप अगर पूजन पाठ नहीं कर पाते हो तो उसकी जगह क्या करते हो? वही अगरबत्ती वगैरह लगाते हो। परंपराएं वही है, खून भी वही है। तो वो लोग नफरत करते हैं अपने वाले लोगों से। तो अपने वालों को ये चीज समझनी चाहिए। क्या बोला है कि ये तो तूने शांति का अपहरण करता है, क्योंकि तूने बलबन को बाहर भिजवा दिया। बलबन तुर्की अमीरों के साथ में योजना बनाएगा
और इसकी हत्या करवा देगा। किसकी? इमादुद्दीन रेहान की हत्या करवा देगा। तो बलबन को पहले हटाया, बलबन को हटाया, बलबन ने षड्यंत्र रच के इमादुद्दीन की हत्या। तो जो बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात होती है ना, कि मुस्लिम वर्ल्ड है, सारे मुस्लिम एक हैं, सारे मुस्लिम भाई हैं, कभी इतिहास पढ़ के देखना तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने भेदभाव हुए हैं भारतीय मुसलमानों के साथ में। और यही भेदभाव आपको बंगाल में भी नजर आएगा, जब 1971 में पाकिस्तान के मुसलमान जब हिंदू महिलाओं का रेप कर करके थक जाएंगे, तो यही मुसलमान बंगाली औरतों को, जो मुस्लिम है, उनका बलात्कार करना चालू करेंगे और 60,000 महिलाओं का बलात्कार होगा। वो हिंदू नहीं है, वो बंगाली मुस्लिम महिलाएं हैं। पर यही बात आज के बंगाली जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको समझ में नहीं आ रही है कि हम उनके सगे थे जो हमने खून बहाया, जिन्होंने 60,000 महिलाओं की इज्जतें लूटी। उसमें से भी 30,000 महिलाएं सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके गर्भपात जब करवाया तो उसकी पूरी व्यवस्था नहीं थी। तो सोचने की बात है, जो बांग्लादेशी आज हमको कॉलेजों में गाली देते हैं, कॉलेजों के बाहर अपने झंडे लगा रखे हैं उन्होंने भारत के, उस पर चल के आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिसके लिए तुम ये कर रहे हो, जिस विचारधारा के लिए, जो पाकिस्तानियों को अपना हमदर्द मान रहे हो, उन्होंने 60,000 औरतों का बलात्कार किया था। हमने अपना खून बहाया था आपको आजाद करने के लिए, हमारे लोगों ने, और आज आप अपने वालों को ही गाली देते हो। तो इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो आप लोगों को कोई भी बड़गला देगा। अमेरिका ने समझाया थोड़ा बहुत, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इतिहास पढ़ा नहीं था उनने, तो कर रहे हैं। तो इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू।